हेलो एवरीवन। सो ये हमारे इकोनॉमी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट है प्रीलिम्स 2026 के लिए। लास्ट ईयर भी मैंने 2025 के लिए एक इकोनॉमिक्स के मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स की लिस्ट शेयर करी थी। उससे अराउंड 6 to 7 क्वेश्चंस आए थे, जैसे कि वर्ल्ड बैंक वाला क्वेश्चन हो गया जो IBRD पे क्वेश्चन आया था। मैंने मार्क कराया था कि इस पर शायद क्वेश्चन आ जाए क्योंकि इंपॉर्टेंट था, करंट अफेयर में भी था। दूसरा RBI के जो इनकम सोर्सेज हैं, RBI के एसेट एंड लायबिलिटी मैंने लास्ट ईयर बताया था, तो उससे वो क्वेश्चन आया था। एग्रीकल्चर एंड अलाइड एक्टिविटीज़ से रिलेटेड इनकम टैक्स का एक प्रोविज़न पूछा गया था, तो वो भी मैंने मार्क कराया था कि इससे भी शायद क्वेश्चन आ सकता है, क्योंकि एग्रीकल्चर में जैसे MSP इंपॉर्टेंट होता है, तो उस बेसिस पे मैंने वो टॉपिक बताया था। बाकी जो बजट का क्लासिफिकेशन रहता है, रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, उससे भी एक क्वेश्चन आया था। प्लस जो डेफिसिट होता है, डेफिसिट के फॉर्मूलेज हैं, उन पे 2 न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन आए थे। तो अराउंड 6-7 क्वेश्चन आए थे, 6-7 या 5-6 क्वेश्चन आप कह सकते आए थे। और लास्ट ईयर की लिस्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रहेंसिव नहीं थी, क्योंकि मैंने बहुत इमीडिएटली मार्क करके कुछ ऐसे शेयर कर दिया था। इस बार मैंने इंश्योर किया है कि लिस्ट थोड़ी कॉम्प्रहेंसिव है। लिस्ट को मैंने टॉपिक्स और फिर उनके सब टॉपिक्स में भी कैटेगराइज किया है। तो मतलब इस जो शीट है, जो मतलब लिस्ट है, उसी को आप यूज़ करके उसका एज अ रिविज़न पर्पज़ से भी आप यूज़ कर सकते हैं लिस्ट को। जैसे आप अभी मैं आपको जब लिस्ट दिखाऊंगा तो यू विल हैव गुड आइडिया कि कैसे यूज़ करना है उसको। और सेकंड बात, इस बार की जो लिस्ट है उसपे मैंने करंट अफेयर के भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो न्यूज़ में रहे हैं इस बारी, वो भी कवर किए हैं। करंट अफेयर की लिस्ट मैंने पहले ही टेलीग्राम पे शो कर दिया था, शेयर कर दिया था करंट अफेयर्स के जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। और उनसे रिलेटेड ये भी मैंने बताया था कि कुछ चीज़ें जो हैं वो करंट अफेयर के जो हमारा हैंड रिटन कंपाइलेशंस आता है मंथली, वो उसमें मोस्टली कवर्ड है। तो लेट्स सी कि कौन कौन से टॉपिक्स इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। ये स्टैटिक और करंट अफेयर का मर्ज रहेगा, क्योंकि करंट अफेयर वही इंपॉर्टेंट होता है जो स्टैटिक में ज़्यादा जिसका वेटेज हुआ है। आई थिंक यही रहता है सिनेरियो। सो लेट्स स्टार्ट कि देखते हैं पहला टॉपिक हमारा क्या रहेगा। पहला स्टैटिक से देखें तो GDP इस बार के लिए इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि GDP का बेस ईयर रिवाइज़ किया गया। ठीक है, तो GDP आपको पता होना चाहिए, GDP का फॉर्मूला क्या है, GDP को कैलकुलेट कौन करता है। सेकंड आपका नेशनल इनकम, ये PYQs में बहुत बारी पूछा गया कि नेशनल इनकम क्या होती है और इसको कैलकुलेट किस पे करते हैं, फैक्टर कॉस्ट पे, मार्केट प्राइस पे। सेकंड आपको बेस इफेक्ट क्या होता है ये पता होना चाहिए। फिर इस बार के लिए CPI, WPI, IIP। CPI इस वजह से इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसका भी बेस ईयर रिवाइज़ किया गया है। ठीक है, IIP जो है, अभी जो ईरान के साथ वॉर चल रहा है उस वजह से कोर इंडस्ट्रीज़ जो हैं वो फ्लक्चुएट कर रही हैं कुछ हमारी, तो इसलिए IIP भी इंपॉर्टेंट है। तो CPI में आपको क्या क्या पढ़ना है कि इसमें सर्विसेज होती हैं या गुड्स होता है खाली। ठीक है, वेटेज किसका ज़्यादा है, मतलब फूड का ज़्यादा है या फ्यूल का ज़्यादा है, और किस में ज़्यादा है, WPI में ज़्यादा है या CPI में ज़्यादा है। ठीक है, इन दोनों का बेस ईयर क्या है और इन लोग को पब्लिश कौन करता है, मतलब पब्लिकेशन इनका कौन करता है, कौन अथॉरिटी करती है। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। IIP से रिलेटेड आपको ये फैक्ट पता होना चाहिए कि 8 कोर इंडस्ट्रीज़ कौन सी हैं और उनमें किसका वेटेज ज़्यादा है। ठीक है, क्रोनोलॉजी पूछा गया है 2015 में, तो आप ध्यान रख सकते हैं उसको। ठीक है, फिर सेकंड टॉपिक हमारा स्टैटिक का जो है मनी एंड बैंकिंग से रिलेटेड है। मनी एंड बैंकिंग में आपको RBI की पावर्स पढ़ना है और उसके फंक्शंस क्या क्या हैं। ठीक है, असेट एंड लाइबिलिटी, RBI कहाँ से पैसा जनरेट करता है और उसको क्या क्या लाइबिलिटीज़ होती हैं। जैसे फॉरेन इनकम अगर आता है तो वो क्या कंसिडर किया जाएगा RBI की लिस्ट में। ठीक है, फिर इनिशिएटिव्स जो करंट अफेयर में रहे हों RBI से रिलेटेड, जैसे कुछ पोर्टल लास्ट ईयर इंट्रोड्यूस किए गए थे, प्रवाह पोर्टल था आई थिंक, तो वो आप उसको देख सकते हैं, क्योंकि करंट अफेयर जो SEBI और RBI से रिलेटेड होता है वो इंपॉर्टेंट रहता है हर साल के लिए। अगला टॉपिक ये है आपका डिमांड एंड सप्लाई ऑफ मनी। इसको पढ़ना कैसे, इसको ऐसे पढ़ना है कि इसका इफेक्ट क्या होता है और कॉजेज़ किस कॉज की वजह से डिमांड बढ़ जाती है मनी की, या अगर मनी सप्लाई बढ़ गई तो इसका इम्पैक्ट क्या होगा, इन्फ्लेशन बढ़ेगा या घटेगा। तो ये टॉपिक जो है, इसको अगर डायरेक्ट आप ऐसे ही उठा के ChatGPT पे पेस्ट करेंगे तो आपको पूरा इसका आंसर मिल जाएगा। एंड इसी से आप बहुत सारे PYQ सॉल्व कर सकते हैं। मतलब मैं PYQs के बेस पर मैंने एनालिसिस किया है, तो क्वेश्चन जनरली इसी तरह से फ्रेम किए जाते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक आपका रहेगा कॉमर्शियल बैंक्स। कॉमर्शियल बैंक्स में आपको कॉमर्शियल बैंक्स की एसेट्स कौन कौन से हैं, उनकी लाइबिलिटीज़ क्या क्या होती हैं। जैसे अगर किसी आदमी ने जाके पैसे जमा किए बैंक में, तो वो बैंक की एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा। अगर बैंक ने किसी कंपनी को लोन दिया हो तो उसका एसेट होगा या लाइबिलिटी होगा। इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। ठीक है, अगला कोऑपरेटिव बैंक्स आपको पढ़ना रहेगा। कोऑपरेटिव बैंक्स में आपको उनका रेगुलेशन कैसे होता है। जैसे रेगुलेशन की कुछ किसी का डुअल रेगुलेशन होता है। डुअल रेगुलेशन मतलब RBI भी करती है प्लस स्टेट गवर्नमेंट भी करती है। तो ये किसका डुअल रेगुलेशन रहता है, किसका सिंगल रेगुलेशन रहता है।
ठीक है, मल्टी स्टेट कोऑपरेटिव्स होते हैं उनको कैसे रेगुलेट किया जाता है, तो ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अगला हमारा टॉपिक मनी क्रिएशन से रहेगा। ये मॉनेटरी एग्रीगेट्स बोले जाते हैं, M0, M1, M2, M3, M4। तो इसमें कौन सा ब्रॉड मनी है और कौन सा नैरो मनी है, ये आपको पता होना चाहिए। प्लस इनके कॉन्स्टिट्यूएंट्स क्या क्या हैं। कॉन्स्टिट्यूएंट्स का मतलब ये हुआ कि किसमें पोस्ट ऑफिस की सेविंग्स होती हैं, किसमें सिर्फ डिमांड डिपॉजिट है, किसमें टाइम डिपॉजिट भी अवेलेबल रहता है। ठीक है, तो ये इस बेसिस पे किसको ब्रॉड मनी और किसको नैरो मनी में कैटेगराइज किया गया, ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका ये LAF कॉरिडोर। LAF कॉरिडोर में आपका रेपो रेट आता है, रिवर्स रेपो रेट आता है। तो इससे रिलेटेड आपको ये पता होना चाहिए कि रिवर्स रेपो रेट या रेपो रेट जब बढ़ाया जाता है या घटाया जाता है तो उसका इम्पैक्ट हमारी इकॉनमी पे क्या होता है, और जब RBI ये मेजर्स अपनाती है तो उसका क्या मतलब आइडिया क्या होता है कि उससे इन्फ्लेशन कम करना है, रेपो रेट बढ़ा के या घटाना है, क्या सीन होता है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि आपको CRR, SLR, MSF और SDF ये चारों चीज़ें आपको पता होनी चाहिए कि इनका क्या रोल होता है। अब जैसे SLR जो है बैंक अपने पास रखती है या RBI के पास रखती है, किस फॉर्म में रखती है, सिक्योरिटीज़ भी SLR में आती हैं या सिर्फ कैश आता है SLR में, तो ये सारी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। जैसे MSF हो गया, MSF जो है पीनल रेट है, मतलब पेनलाइज करती है जब RBI उस रेट पे मतलब, तो उसको बोलते हैं MSF बोलते हैं। ठीक है, तो इसका रोल क्या रहता है और इम्पैक्ट इनका कैसे इम्पैक्ट आता है इनका, कि अगर CRR बढ़ा दिया गया तो इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट आएगा, मतलब इन्फ्लेशन कंट्रोल करने के लिए है या इन्फ्लेशन को बढ़ाने, इकॉनमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए है। तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान में रखनी है इसके रिगार्डिंग। फिर नेक्स्ट थिंग आपका NPAs, जो नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स होते हैं उनकी डेफिनेशन देख लीजिएगा कि कब किसको नॉन परफॉर्मिंग एसेट में कैटेगराइज किया जाता है। ठीक है, बस ये इंपॉर्टेंट है। बाकी इससे बहुत ज़्यादा पूछा नहीं गया है सवाल, जैसे बेसल नॉर्म्स वगैरह हो गए आप देख सकते हैं, बट उतना ज़्यादा सिर्फ एक बार सवाल आया है उससे अभी तक, तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आई थिंक नहीं है। फिर आपका एक टाइप्स ऑफ डिपॉजिट्स होता है, जैसे डिमांड डिपॉजिट होता है और टाइम डिपॉजिट होता है। तो एक PYQ पूछा गया है डिमांड डिपॉजिट पे कि अगर किसी ने 1 लाख रुपए अपने डिमांड डिपॉजिट से, किसी इंसान ने 1 लाख रुपए अपने डिमांड डिपॉजिट से विड्रॉ कर लिए हैं तो उसका इकॉनमी पे क्या इम्पैक्ट होगा। तो ऐसे ही आपको डिमांड डिपॉजिट पता होना चाहिए, टाइम डिपॉजिट क्या होता है ये इसका कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट थिंग इज़ कि NBFCs क्या होते हैं और स्मॉल फाइनेंस बैंक क्या होते हैं। अब इसमें आपको जैसे स्मॉल फाइनेंस बैंक, इसमें PSL का टारगेट क्या है, इस बार PSL का टारगेट रिवाइज़ किया गया है स्मॉल फाइनेंस बैंक के लिए, लास्ट ईयर ही किया गया था, 75% से 60% कर दिया गया है। तो इस वजह से स्मॉल फाइनेंस बैंक इंपॉर्टेंट है। ये क्रेडिट दे सकती हैं या नहीं दे सकती हैं इनके पास, और कौन कौन से टाइप के अकाउंट ये ओपन करवा सकते हैं। ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट आपका है मॉनेटरी पॉलिसी एंड इन्फ्लेशन। इसमें मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये रहता है कि मॉनेटरी पॉलिसी इंस्टांसेस जो होते हैं वो उनका क्या इम्पैक्ट रहता है। जैसे एकोमोडेटिव काइंड ऑफ एक पॉलिसी होती है जिसमें जो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी है वो एक्सपेंशन करती है, मतलब इकोनॉमिक ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए एकोमोडेटिव पॉलिसी अपनाई जाती है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि क्या क्या मेथड है इनके। ठीक है, इसका इम्पैक्ट क्या है, इसके मेथड क्या है। कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी एक टर्म होता है, तो इसके मेथड्स क्या क्या हैं और इसको क्यों यूज़ किया जाता है। ठीक है, इन्फ्लेशन को टैकल करने के लिए कॉन्ट्रैक्शनरी मॉनेटरी पॉलिसी यूज़ होती है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट आपका मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी एक टॉपिक है। इसमें आपको मॉनेटरी पॉलिसी के कमेटी का कंपोजिशन जो है वो पता होना चाहिए और फंक्शंस इनके क्या क्या हैं। जैसे इकॉनमिक ग्रोथ को प्रमोट करना इनका एक फंक्शन है। ठीक है, नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए कि इन्फ्लेशन टारगेटिंग इंडिया में कौन करता है, RBI करता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया इन कंसल्टेशन विद RBI करता है। तो ये एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा। और इन्फ्लेशन टारगेट है क्या इंडिया में, 4+-2 जो है वो भी आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आपका इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन और डिसइन्फ्लेशन, इनके डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। इनमें डिफरेंस क्या है ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो ये क्योंकि पूछा गया काफ़ी बार, तो इससे थर्ड टॉपिक आपका ख़त्म हो जाता है। फिर हम बढ़े फाइनेंशियल मार्केट की तरफ से। तो ये चैप्टर जो है इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा बन रहे हैं इस बार, मतलब पिछले कुछ सालों से बहुत क्वेश्चन आ रहे हैं। जैसे कि आपसे पूछ लेता है शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म जो इंस्ट्रूमेंट हैं फाइनेंशियल मार्केट के, कैपिटल मार्केट के, तो वो कौन कौन से हैं आपको दे देगा। ट्रेजरी बिल जो है शॉर्ट टर्म है, लॉन्ग टर्म है। तो बस शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म इंस्ट्रूमेंट आप पता कर लीजिएगा एंड उनको कौन कौन इशू कर सकता है। जैसे ट्रेजरी बिल है उसको स्टेट गवर्नमेंट ही इशू कर सकती है या खाली सेंट्रल गवर्नमेंट इशू कर सकती है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि PYQ में भी आया हुआ है। नेक्स्ट आपका डेट मार्केट इंस्ट्रूमेंट, आपको इसको कवर करना है।
इसमें बॉन्ड को कवर करना है, बॉन्ड्स का प्राइस क्या सीन क्या रहता है, बॉन्ड यील्ड और बॉन्ड प्राइस में किस टाइप का रिलेशन रहता है, अगर बॉन्ड प्राइस बढ़ता है तो बॉन्ड यील्ड घटेगी कि बढ़ेगी, ठीक है। फिर इसमें आपको एक डेरिवेटिव्स का एक कॉन्सेप्ट है, वो भी आपको पता होना चाहिए। डेरिवेटिव्स वो एसेट्स होते हैं जो अपनी वैल्यू किसी अंडरलाइंग एसेट से डिराइव करते हैं, इसलिए उनको डेरिवेटिव बोलते हैं, ठीक है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस बार के लिए ETFs इंपॉर्टेंट है। ETF इस बार आप पढ़ लीजिएगा, लास्ट ईयर AIF पूछा गया था, अल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड, इस बार के लिए ETF आप पढ़ लीजिएगा, ठीक है। फिर म्यूचुअल फंड्स इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए, ठीक है। ETF और म्यूचुअल फंड में क्या डिफरेंस है ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट आता है हमारा सबसे इम्पोर्टेंट सेबी। सेबी का रोल क्या है, इसके पावर्स क्या हैं, इसके फंक्शंस क्या हैं, और इसका करंट अफेयर में अगर कुछ रहा हो, जैसे लास्ट ईयर बीटा 23 में शायद पूछा गया था, तो वो करंट अफेयर में था, ठीक है। तो करंट अफेयर, इसे आप डायरेक्ट ऐसे सर्च करें सेबी रिलेटेड करंट अफेयर, तो शायद उससे भी आपको मतलब उतना, या फिर कोई भी अगर आप मैगजीन वगैरह कवर कर रहे हो तो उससे रिलेटेड करंट अफेयर को जरूर गो थ्रू कर लीजिएगा एक बारी। नेक्स्ट हमारा एक्सटर्नल सेक्टर, इस बार मतलब लास्ट 2 साल से इस पर सवाल नहीं आया, तो प्रोबेबिलिटी हाई है कि इस बार इस पर सवाल आएगा। जैसे बैलेंस ऑफ पेमेंट आपको पता होना चाहिए, करंट अकाउंट और कैपिटल अकाउंट। अब करंट अकाउंट में गुड्स आते हैं या सिर्फ सर्विसेज आती हैं, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। कॉन्स्टिट्यूएंट मतलब इनके क्या क्या है बेसिकली, तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर आपका फॉरेन एक्सचेंज रेट, अब जैसे करेंसी बहुत इस बार फ्लक्चुएट करी है, तो इस वजह से आपको फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या होता है, उसका इम्पैक्ट क्या रहता है। फिर रीर और नीर का कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए, नॉमिनल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है और रियल इफेक्टिव एक्सचेंज रेट है, इसको आपको पता होना चाहिए इनके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट थिंग इज़ करेंसी अप्रिशिएशन, डेप्रिशिएशन और डिवैल्यूएशन, ये आपको पता होना चाहिए कि इसका इम्पैक्ट क्या होता है, कि अगर करेंसी डिप्रिशिएट करी जाएगी तो उसका इंपोर्ट्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा, एक्सपोर्ट पे क्या इम्पैक्ट आएगा, ठीक है। मतलब और आपको ये भी पता होना चाहिए कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट बोलते किसको हैं, कि अगर जैसे एक क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि अगर कोई पर्सन फॉरेनर है, वो इंडिया में मैच देखने आया है, तो वो हमारे लिए एक्सपोर्ट होगा या इम्पोर्ट होगा, ठीक है। तो ये आपको ऐसे तरीके से भी ध्यान रखना है, ठीक है। तो विद दिस ये आपको ये कवर हो जाएगा कि करेंसी अप्रिशिएशन डिप्रिशिएशन का क्या इम्पैक्ट होता है। नेक्स्ट थिंग इज़ कि एक्सटर्नल डेट, FDI आपको पता होना चाहिए, FDI में क्या क्या चीज़ें आती हैं और FPI में क्या क्या चीज़ें आती हैं। एक टॉपिक मैं इसमें ऐड करूँगा, वो टॉपिक ये रहेगा कि जैसे ये आपने FDI FPI हो गया, तो जो इंडिया का डेट है वो लॉन्ग टर्म डेट है, इंडिया पे जो डेट रहता है वो लॉन्ग टर्म है या शॉर्ट टर्म रहता है, ठीक है। और इसका क्या क्या मतलब, अगर इसका इम्पैक्ट, अगर शॉर्ट टर्म डेट ज़्यादा है तो क्या इम्पैक्ट रहेगा, लॉन्ग टर्म डेट है तो उसका क्या इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। तो ये भी आप देख लीजिएगा। नेक्स्ट हमारा आता है गवर्नमेंट बजटिंग आता है, इससे पिछले साल 2-3 सवाल आ गए हैं, तो ये इस बार के लिए भी इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसमें आपको क्लासिफिकेशन ऑफ बजट अकाउंट्स देखना है, इसमें रिसीट्स और एक्सपेंडिचर, जैसे कि रेवेन्यू रिसीट और कैपिटल रिसीट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर, ये दोनों, और इनके कंपोनेंट्स क्या क्या हैं, कि जैसे जो इंटरेस्ट पेमेंट होता है वो रेवेन्यू रिसीट में आएगा या कैपिटल रिसीट में आएगा या एक्सपेंडिचर में आएगा, ठीक है। ये आपको पता रहना है। अगला, गवर्नमेंट के जो डेफिसिट होते हैं, डेफिसिट जैसे रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट, प्राइमरी डेफिसिट और इफेक्टिव रेवेन्यू डेफिसिट, तो इनके फार्मूलेज अगर आप याद कर लेंगे तो अगर इस बार भी वो न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन पूछेंगे तो वो सॉल्व कर लेंगे आप। प्लस इनका डिस्क्रिप्शन जैसे कि अगर रेवेन्यू डेफिसिट हो गया है तो वो क्या दिखाता है गवर्नमेंट के बिहाफ पे, कि गवर्नमेंट डेट में ज़्यादा है या डेट पे कर पाएगी या नहीं कर पाएगी, और उसका इम्प्लीकेशंस क्या रहता है फॉरेन फंडिंग से रिगार्डिंग, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, पढ़ना है मतलब ये। और फिर आपका ये फिस्कल पॉलिसी आता है। फिस्कल पॉलिसी का मतलब जो गवर्नमेंट अपनी तरफ से मेजर्स लेती है, तो ये एक्सपेंशनरी एक फिस्कल पॉलिसी होती है, कॉन्ट्रैक्शनरी पॉलिसी होती है। इसके टूल्स क्या क्या हैं और इसका इम्पैक्ट क्या होता है, मतलब जैसे अगर गवर्नमेंट को इकोनॉमिक ग्रोथ को प्रमोट करना है तो वो इंटरेस्ट रेट मतलब टैक्स को बढ़ाएगी या घटाएगी, तो ये आपको फिस्कल पॉलिसी के अंदर आता है, तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर अगला आपका डायरेक्ट और इनडायरेक्ट टैक्सेस को पढ़ना है, इसके एग्जांपल्स पढ़ना है बेसिकली, कि डायरेक्ट टैक्स कौन सा टैक्स है, इनडायरेक्ट कौन सा होता है। जैसे सिक्योरिटी ट्रांजैक्शन टैक्स डायरेक्ट है, इनकम टैक्स डायरेक्ट है, ऐसे करके आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस के एग्जाम्पल पता होना चाहिए। नेक्स्ट हमारा जनरल टॉपिक्स हैं कुछ, जैसे MSP हो गया हमारा। MSP से 2 साल से लगभग सवाल नहीं आया, लास्ट ईयर 23 में आया था। कोई सवाल पूछा गया था MSP से रिलेटेड, उसके बाद से सवाल नहीं आया, तो हाई चांसेस हैं कि इस बार MSP पूछा जाएगा। फिर 5 ईयर प्लान आपको पता होना चाहिए,
ठीक है। अब सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी जैसे प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्सरी, क्वार्नरी, और ये सारे सेक्टर्स आप पता कर लीजिए कि इकोनॉमिक एक्टिविटी इनमें किस सेक्टर में कौन सी एक्टिविटी होती है, ठीक है। तो ये आपको पता रखना है। फिर ये जो टॉपिक लिखे हुए हैं ये एनसीईआरटी से मैंने उठाए हैं। जैसे रियल सेक्टर क्या होता है, फाइनेंशियल सेक्टर क्या होता है, पीआईक्यू में भी पूछा गया इसलिए मैंने मेंशन भी कर दिया इनको। फिजिकल कैपिटल क्या होता है, और जैसे फिजिकल कैपिटल में फिक्स्ड कैपिटल, वर्किंग कैपिटल, ये इनके एग्जांपल्स आपको ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारा एग्रीकल्चर और एलाइड एक्टिविटीज़ जो होती हैं, जैसे इस पर लास्ट ईयर क्वेश्चन आया था कि इनकम टैक्स में क्या क्या कंसिडर किया जाता है, तो एग्रीकल्चर में आपको पढ़ना रहेगा, वो एमएसपी से जोड़ के आप देख सकते हैं उसको, ठीक है। फिर करंट अफेयर से रिलेटेड जो टॉपिक हैं, ये लिस्ट वैसे मैंने शेयर कर दी है पहले ही, बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे बता देता हूँ कि इसको कवर भी कैसे करेंगे। जैसे प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग है, इसमें जो स्मॉल फाइनेंस बैंक है इनका टारगेट जो है कम किया गया है, तो ये आपको इस बार प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग हर हाल में पढ़ के जाइएगा, इंपॉर्टेंट है। एमएसएमई की डेफिनेशन चेंज करी गई है, जीएसटी रिफॉर्म्स हुए थे वो आपको पता होना चाहिए, फिर एफआरबीएम एक्ट आपको पता होना चाहिए। फाइनेंस कमीशन से लगातार 3 साल से सवाल आ रहा है, ठीक है। तो फाइनेंस कमीशन इस बार 16 फाइनेंस कमीशन जो है 2026 से स्टार्ट हो गई है, तो वो भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। एक टर्म ऑरेंज इकॉनमी है जो बहुत न्यूज़ में था, वो आपको पता होना चाहिए। कॉपर विज़न, कि जैसे कॉपर जो है इस बार बहुत इंपॉर्टेंट रहा है, इस बार न्यूज़ में बहुत रहा है। तो कॉपर के और कौन कौन से होते हैं, कॉपर इंडिया में कहाँ पे ज़्यादा होता है, ठीक है, तो ये आपको पता होना चाहिए। स्कीम 2 इंपॉर्टेंट है मेरे हिसाब से, पीएम मुद्रा स्कीम क्योंकि इसको शायद 10 साल पूरे हो गए, और धन धान योजना, पीएम धन योजना स्कीम जो है ये भी इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। इंस्टीट्यूशंस में हमारा WTO इंपॉर्टेंट रहेगा, वर्ल्ड बैंक फिर इस बार इंपॉर्टेंट रहेगा, ठीक है, IMF इंपॉर्टेंट रहेगा। इन सब की आप रिपोर्ट्स भी देख लीजिएगा, कौन कौन सी रिपोर्ट ये पब्लिश करते हैं, ठीक है। एशियन जो डेवलपमेंट बैंक है ये इंपॉर्टेंट है इस बार क्योंकि इसमें मेंबर्स ऐड हुए हैं कुछ, तो ADB आप देख लीजिएगा, ठीक है। और इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट से रिलेटेड कुछ कॉन्सेप्ट हैं वो भी कोशिश करिए गो थ्रू कर लीजिएगा। अब ये प्रोजेक्ट विस्तार जैसे हो गया, ये इस बार के लिए इंपॉर्टेंट है। क्रिटिकल मिनरल्स इंपॉर्टेंट है, ये प्रोजेक्ट विस्तार जो है उत्कर्ष ने करंट अफेयर में कवर किया है, ठीक है। जो हमारी करंट अफेयर की मंथली कंपाइलेशन हैंड रिटन है उसमें आपको प्रोजेक्ट विस्तार मिल जाएगा, क्रिटिकल मिनरल्स मिल जाएंगे, कॉपर विज़न मिल जाएगा, धन धान योजना मिल जाएगी, जीएसटी रिफॉर्म में पीएम मुद्रा मिल जाएगा, जीएसटी रिफॉर्म मिल जाएगा, फाइनेंस कमीशन मिल जाएगा, ठीक है। फिर MMDR एक्ट इस बार पढ़ लीजिएगा आप, 2025 में अमेंडमेंट हुआ है तो इस बार इसको आप देख के जाइएगा, ज़रूर से देख के जाइएगा MMDR एक्ट, ठीक है। फिर अगला टॉपिक जो है डी-डॉलराइजेशन क्या है और इंडिया इसको कैसे मतलब अप्रोच कर रहा है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। फिर एक ये जनरल टॉपिक है, बहुत मतलब करंट अफेयर में रहता है तो 2-3 बार सवाल इस पर आया है। अगर US फेड रिज़र्व अपना जो इंटरेस्ट रेट है उसको बढ़ाए या घटाए तो उसका इम्पैक्ट इंडिया में क्या होता है, तो ये आप देख लीजिएगा एक बारी। फिर करेंसी स्वैप्स जो है ये भी न्यूज़ में थे बिकॉज ऑफ एक्सचेंज रेट के चलते हुए, तो ये आप देख लीजिएगा एक बारी। फिर जो अभी हाल ही में साल 2025 में FTA साइन किए गए हैं कंट्रीज़ के साथ, वो FTA याद रखने हैं आपको, ये मेरा कह सकते हैं काइंड ऑफ प्रेडिक्शन है कि शायद ये क्वेश्चन पूछा जाएगा, ठीक है। तो इतने टॉपिक्स हैं जो हमको स्टैटिक और करंट अफेयर मिला के कवर करने, मतलब ये तो हर हाल में कवर करना है। बाकी आपके पास अगर टाइम रहता है तो आप अपने एंड से जो भी कवर करना चाहें कर सकते हैं। इनको कवर करने का तरीका आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए आपने GDP का टॉपिक पढ़ा, ठीक है, तो इसको मार्क कर दीजिए डन, ठीक है। फिर नेशनल इनकम पढ़ा, इसको मार्क कर दीजिए डन। फिर दोबारा आप रिवाइज भी ऐसे करें कि जब GDP पे आए तो आप फैक्ट सेट याद कर लें कि मैंने क्या कहा, GDP का रिवीजन बेस ईयर ये चेंज किया गया है, नेशनल इनकम का कॉन्स्टिट्यूएंसी ये है, ठीक है। तो ऐसे आप इसको एज अ रिकॉल शीट भी यूज कर सकते हैं इस शीट को, ठीक है। तो मेरी तरफ से यही था, बाकी आप ये शीट आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, और कुछ इंपॉर्टेंट करंट अफेयर हैं जो हम लोग रेगुलर बेसिस पे शेयर करते रहते हैं, तो वो भी आपको वहीं से मिल जाएंगे। सो मेक श्योर करिएगा ये टॉपिक्स जो हैं ज़रूर कवर करिएगा। बाकी अगर और भी कुछ आपको रिक्वायरमेंट रहे तो आप कमेंट में बता दीजिएगा, विल ट्राई टू कवर देम एज वेल।